नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में हमने जैन साहित्य, सिद्ध, नाथ साहित्य डिस्कस किया और उसके बाद में रासो साहित्य पढ़ रहे थे। तो रासो साहित्य में हमने बाकी सभी रासो ग्रंथ पढ़े, विस्तार से पढ़े और अब हम पढ़ेंगे आज पृथ्वीराज रासो के बारे में। इसके बाद में हमारा जो रासो साहित्य है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये अंतिम जो बचा था रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, उसको आज हम विस्तार से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई थे, जो बलिदेह नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से? बलिदेह नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। और इनका ये जन्म काल है 1126 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1196 ईस्वी में हुई थी। और शुक्ल पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं और जो चंद बरदाई हैं इनको प्रथम महाकवि माना है। इनके जो पृथ्वीराज रासो हैं, इसमें जो पृथ्वीराज है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के हैं, उनके ऊपर ये पृथ्वीराज रासो हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में है। और इसकी नायिका है, संयोगिता है, जो कन्नौज की जयचंद की पुत्री हैं। और एक है पद्मावती, जो भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पत्नी है। और जो संयोगिता हैं, जिनका अपहरण करके लाए थे, जो संयोगिता जयचंद की पुत्र थी। जयचंद गेडवाल जो कन्नौज के शासक थे। और पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो पिंगल शैली में मानी गई है कि ये पिंगल शैली में रचित है। और रासो की भाषा डिंगल मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं? तो उनमें एक है मोतीलाल मेनारिया और रामकुमार वर्मा। ये दो मानते हैं कि रासो की भाषा डिंगल है, लेकिन अब वर्तमान में सर्वमान्य रूप से पिंगल भाषा मान ली गई है। अगर एग्जाम आए तो हमें पिंगल भाषा करना है। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? पिंगल, पृथ्वी और पिंगल। और रासो की भाषा ब्रज पिंगल मानने वाले कौन से हैं? एक है नामवर सिंह, एक है उदय नारायण तिवारी, श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु। ये मानते हैं कि रासो की भाषा है जो ब्रज पिंगल है। कौन सी है? ब्रज पिंगल। और रासो की भाषा अभ्रंश मानने वाले हैं मुनि जिनविजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी और दशरथ शर्मा। ये मानते हैं कि रासो की भाषा अभ्रंश है। आगे हम देखेंगे कितने प्रकार के छंद है इसमें। तो रासो में 68 प्रकार के छंद मिलते हैं। कितने? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है इसमें। कवित या फिर कवित के अंदर जो छपे छंद है उसका सर्वाधिक प्रयोग किया है। और जो छपे है वो चंद बरदाई का प्रिय छंद है। और दोहा, तोमर, त्रोटक और आर्या छंदों का प्रयोग हुआ है। और इसका अंगिरस है, मुख्य रस है जो वीर रस है। अंगिरस कौन सा है? वीर रस है। अंगिरस कहते हैं मुख्य रस को। और पृथ्वीराज रासो कितने भाग या समय में विभाजित है। जो इसके भाग है पृथ्वीराज रासो के, उसको समय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समय या समयों। तो ये 69 भाग या समय में विभाजित है। कितने हैं? 69। छंद तो कितने प्रकार के हैं? 68 है। और समय कितने? 69। ये हो गए। और उसके बाद में है काव्य रूप। तो ये प्रबंध काव्य है और महाकाव्य है। और नरोत्तम दास स्वामी हैं जो इसे मुक्तक मानते, एकमात्र है जो मुक्तक मानने वाले कौन है? नरोत्तम दास स्वामी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में और पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो देखिए, पृथ्वीराज हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये कहने वाले शुक्ल हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई कहने वाले भी शुक्ल हैं। पृथ्वीराज के सर्वप्रथम प्रकाशन का आरंभ किया था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 1883 में। और पृथ्वीराज रासो का प्रथम व्याकरण लिखने वाले भीम्स हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा पर सर्वप्रथम अध्ययन किया था ब्राउच ने, F.H. ब्राउच ने। पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रशंसा लगाने वाले प्रथम विद्वान थे वुलर। वुलर ने सर्वप्रथम 1875 में जो कश्मीर गए थे वुलर, तो वहाँ पर पृथ्वीराज विजय जो संस्कृत का महाकाव्य है जो 12 सर्गों में रचित है, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि ये जो पृथ्वीराज रासो है वो अप्रामाणिक है। तो सर्वप्रथम वुलर है जिन्होंने कहा प्रशंसा लगाया इसकी प्रामाणिकता पर या ऐतिहासिकता पर। और पृथ्वीराज रासो की भाषा को अभ्रंश मानने वाले विद्वान है मुनि जिनविजय। और जो शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल है, वो पृथ्वीराज रासो को एकदम जाली ग्रंथ मानते हैं। मतलब ये एकदम कल्पना द्वारा रचित है, फर्जी ग्रंथ है। और डॉक्टर नगेंद्र है वो पृथ्वीराज रासो को कहते हैं ये घटना कोश है। नरोत्तम स्वामी मुक्तक रचना मानते हैं, ये पहले हमने देखा। और गुलाब राय वो कहते हैं ये स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है। बच्चन सिंह कहते हैं ये राजनीतिक महाकाव्य है। श्याम सुंदर दास कहते हैं ये विशाल वीर काव्य है। कर्नल टोड कहते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं सुख सुखी समाज में रचित हैं। नामवर सिंह कहते हैं ये कथानक रूढ़ियों का कोश है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ये लीला काव्य का उत्तम निदर्शन है। नित्यानंद तिवारी कहते हैं कि ये रोमांचक आख्यान है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एवं उदय नारायण तिवारी कहते हैं कि ये तो वीर काव्य हैं। और गौरी शंकर हीरानंद ओझा कहते हैं कि ये अनऐतिहासिक काव्य हैं, कि ये ऐतिहासिक नहीं है, कैसा है, अनऐतिहासिक काव्य है। और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं पृथ्वीराज रासो से संबंधित। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ये महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य है। और दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये तो बृहद महाभारत हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि ये प्रथम महाकाव्य हैं। गुलाब राय कहते हैं कि ये स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य हैं। और मोतीलाल मेनारिया कहते हैं कि महाकाव्य की भव्यता और दृश्य काव्य की सजीवता की रचना, ये मोतीलाल मेनारिया कहते हैं। और श्याम सुंदर दास विशाल काव्य ग्रंथ का हैं। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य नहीं माना है, का ये विशाल काव्य ग्रंथ हैं। और श्याम सुंदर दास विशाल वीर काव्य भी कहते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह है वो कहते हैं ये तो राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये महत्वपूर्ण कथन है। और आगे हम देखेंगे प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक 3 वर्गों में विभाजित हैं। जो मानते हैं कि एक वर्ग मानता है कि पृथ्वीराज रासो है जो प्रामाणिक रचना है, दूसरा वर्ग मानता है अप्रामाणिक वर्ग है, और एक वर्ग है वो मानता है कि ये आधा प्रामाणिक है, मतलब अर्ध प्रामाणिक है। तो 3 कौन कौन से हैं 3 वर्गों में वो हम देखेंगे। और इन 3 वर्गों से हमेशा एक प्रश्न परीक्षा में देखा जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो प्रामाणिक, ये प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक मानने वाले हैं गिरियर्सन, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, कर्नल जेम्स टोड, गारसा देत्तासी और मथुरा प्रसाद दीक्षित। ये तो मानते हैं कि ये जो पृथ्वीराज रासो है वो प्रामाणिक है। और अप्रामाणिक कौन मानते हैं, तो शुक्ल है, राम कुमार वर्मा है, कवि राजा श्यामल दास है, मुंशी देवी प्रसाद है, गौरीचंद हीरानंद ओझा है, डॉक्टर बूलर है। डॉक्टर बूलर ही सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित करते हैं। और मुरारी दीन है, अमृतलाल सील है, ये मानते हैं अप्रामाणिक। और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मुनि जिन विजय हैं, सुनीति कुमार चटर्जी हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, माता प्रसाद गुप्त हैं और अगरचंद नाटा है। ये मानते हैं कि ये अर्ध प्रामाणिक मतलब आधा सत्य है और आधी इसमें कल्पना है। और जो अर्ध प्रामाणिक है वर्ग है ये मानता है कि ये आधा तो सत्य है और आधा मतलब आधी बातें इसमें बाद में जोड़ी गई हैं। तो प्रक्षिप्त अंश उसे कहते हैं जो बाद में कुछ लाइन जोड़ दी, जैसे कोई ये इतिहास करने लिखा हुआ है तो इसके अंदर पहले से जैसे 2 लाइन लिखी है और एक लाइन कोई बाद का कवि आकर इसके अंदर नई जोड़ देता है, तो ये एक लाइन बोल इसे प्रक्षिप्त अंश कहते हैं। तो ये अर्ध प्रामाणिक वर्ग है वो कहता है कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें जो प्रक्षिप्त अंश जुड़े हुए हैं, तो उसकी बात कौन करता है, ये अर्ध प्रामाणिक। ये कहते हैं कि आधा तो सत्य है लेकिन जो बाद में जो प्रक्षिप्त अंश जुड़े हैं उससे ये काल्पनिक प्रतीत होता है। तो विवाद सर्वप्रथम उत्पन्न कब हुआ, तो बूलर कश्मीर गई 1875 में और वहाँ पर पृथ्वीराज विजय जो 12 सर्ग में संस्कृत का महाकाव्य है जो जयनक द्वारा रचित है उसके आधार पर इसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक करार दिया और सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित करने वाले बूलर ही हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतरण महत्वपूर्ण हैं। तो 4 रूपांतरण कौन है, एक तो है वृहद रूपांतरण, इसमें जो पृथ्वीराज रासो के खंड या भाग है उसको समय में बताया गया है और उनसे समय बताया गया है और इसमें 16,306 छंद बताए गए। उसके बाद में एक मध्यम रूपांतरण है, उसके भाग या सर्ग को प्रस्ताव में बांटा गया है और इसमें 7-4 छंद शामिल किए गए। एक लघु रूपांतरण है, इसमें इसके जो सर्ग को खंडों में बांटा गया है और 19 खंड है और 3500 छंद है। और लघुतम रूपांतरण है जो 1300 छंदों में है। तो ये मध्यमतम रूपांतरण है, उसको प्रामाणिक कौन मानते हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित मानते हैं मध्यमतम रूपांतरण है। ये मध्यम रूपांतरण है, इसको कौन मानते हैं, ये मथुरा प्रसाद दीक्षित मानते हैं कि ये रूपांतरण है ये प्रामाणिक है। और लघुतम रूपांतरण है, ये लघुतम है, इसको प्रामाणिक मानते हैं माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा मानते हैं कि ये सही है कि जो ये 1300 छंद है ये प्रामाणिक है और मथुरा प्रसाद इसको प्रामाणिक मानते हैं। आगे हम देखेंगे शुक्ल जी हैं जो इन्हें सर्वथा अप्रामाणिक या जाली ग्रंथ मानते हैं। और श्याम सुंदर दास ने 1905 में संपादन किया था पृथ्वीराज रासो का और काशी नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया था। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने अनंत संवत की कल्पना की है और 90 से 100 वर्ष का अंतर है। इन्होंने बताया क्या है कि पृथ्वीराज रासो में जो तिथियां है वो इतिहास से मेल नहीं खाती और
उनमें जो तिथियों में 90 से 100 वर्ष का बीच अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है? 90 से 100 वर्ष के बीच में अंतर आ रहा है। जो पृथ्वीराज रासो में रचित है वो और जो इतिहास में पृथ्वीराज रासो की जन्म दिनांक है उनमें 90 या 100 वर्ष का अंतर आता है। तो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने एक बताया कि ये एक अनंत संवत है, इसकी कल्पना की और बताया कि जो इस पृथ्वीराज रासो से 90 या 100 साल आगे या पीछे था। तो उस कल्पना से इन्होंने इसको प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयास किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो कहते हैं कि ये सुख सुखी स्वाद में रचित हैं। किसमें है? सुख सुखी स्वाद में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके शिष्य हैं नामवर सिंह, उन दोनों ने मिलकर एक संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन किया है जिसमें 7 सर्ग हैं। मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के आधार पर कहा है कि ये अर्ध प्रामाणिक हैं और प्रक्षिप्त अंश जुड़ने के बाद अर्ध प्रामाणिक वर्ग करता है, ये हमने पहले देखा। और आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण समय यानी जो पृथ्वीराज रासो के भाग या खंड है महत्वपूर्ण, उनका खंडों का नाम समय दिया गया है। तो पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण समय कौन से हैं? कुल 69 समय है। कितने समय? 69 समय और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो समय कितने हैं? 69। तो पहला समय है आदि पर्व समय, जिसका नाम है आदि पर्व समय। दूसरा है जिसका नाम है दशम समय। दशम समय नाम क्यों है? ऐसा लगता है कि ये 10वां समय हो सकता है, लेकिन ये दूसरा समय है जिसका नाम है दशम समय। और क्योंकि इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है और पहली बार हिंदी में राम व कृष्ण का उल्लेख हुआ है। हिंदी में पहली बार राम और कृष्ण का उल्लेख हुआ। इससे पहले जो हुआ वो अपभ्रंश संस्कृत प्राकृत में हुआ, लेकिन हिंदी में पहली बार। और 48 छंद रामकथा से संबंधित मिलते हैं। और 20वां समय है जो जिसका नाम है पद्मावती समय। 57वां समय है जिसका नाम है कैमास वध समय। और जो सर्वाधिक मार्मिक समय है, कैमास का वध होता है और जो सबसे मार्मिक है। 61वां समय है कन समय, सबसे बड़ा समय है। और 69वां समय है महुबा समय। और कुछ विद्वान इसे आलाखंड से भी जोड़ते हैं। अब हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो की विशेषताएं। तो देखिए पृथ्वीराज रासो है उसमें 12 मासा वह प्रकृति का व्यापक चित्रण है। किसका है? 12 मासा वह प्रकृति का व्यापक चित्रण है। वीर और श्रृंगार रस की भव्य प्रयोजना है, लेकिन अंगिरस कौन सा है? वीर है। वीर रस के चारों वेदों का चित्रण है, युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। और संकीर्ण राष्ट्रवाद है, जैसे अपने अपने क्षेत्र पे, छोटे छोटे क्षेत्र पे अलग अलग राजा अपना हक जताते। किसी भी राजा ने अपने संपूर्ण भारत की कल्पना या संपूर्ण राज्य की कल्पना नहीं की, सब अपने अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे। और पिंगल शैली में रचित है। इतिहास में कल्पना का समय, इतिहास व कल्पना का समन्वय है। इतिहास तो है और साथ में कल्पना भी जोड़ी गई है। और काव्य रूढ़ियों का व्यापक प्रयोग हुआ है, काव्य रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। और रागात्मकता व संगीतात्मकता का विद्यमान है इसमें। प्रबंध शैली में रचा हुआ है। और ये दरबारी साहित्य है। जनजीवन का अभाव है। जनजीवन का अभाव यानी कि जो सामान्य जनता है, लोग है, उनका चित्रण इसमें बहुत कम है। केवल राजा महाराजाओं का और सामंतों का वर्णन है। तो ये जनजीवन का अभाव है। और विविध छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण ज़्यादा है। देखिए जो प्रकृति का चित्रण होता है वो एक आलम्बन शैली में होता है और एक होता है उद्दीपन शैली में। तो हम देखेंगे कि रीतिकाल या आधुनिक काल तक जो भी प्रकृति का चित्रण हुआ वो अधिकतर उद्दीपन शैली में हुआ है। किस में हुआ है? उद्दीपन शैली में हुआ है। आलम्बन शैली में बहुत कम हुआ है। आधुनिक काल में जाते जाते जो आलम्बन शैली में प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। और थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो रीतिकाल में मिलता है। लेकिन आदिकाल और भक्तिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण बहुत कम कवियों में देखने को मिलता है, न के बराबर देखने को मिलता है। तो प्रकृति का ज़्यादातर उद्दीपनकारी ही चित्रण मिलता है हर जगह। और आलम्बन रूप में चित्रण आधुनिक काल में जाते देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिए। और हिंदी का ये पहला महाकाव्य है। अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य है और इनका अंत प्रसादांत है। देखिए जैसे हमारे संस्कृत के नाटकों की परंपरा रही है, तो संस्कृत के नाटकों का अंत होता था वो सुखांत होता है। हमारे भारत में जितने भी जो नाटक लिखे गए संस्कृत में, उनमें अधिकतर नाटकों का जो अंत है वो सुखांत होता है। और अंत में क्या होता है, जैसे फिल्म भी आप देखते हो तो अंत में जो हीरो होता है तो वो जीत जाता है और फल का भोगता होता है और आराम से जीवन जीता है। और जो विदेशों में होता है तो क्या होता है, किसी भी फिल्म का एंड दुख के साथ होता है। क्या होता है, या तो हीरो मर जाता है या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो जिंदा रहता है फिर भी जीवन अच्छे से नहीं जी पाता है। लेकिन जो पृथ्वीराज रासो है उसका अंत है प्रसादांत है, मतलब दोनों के बीच की स्थिति है वो। जैसे पृथ्वीराज चौहान वहाँ गजनी जाते हैं तो वहाँ जाकर
मोहम्मद घोरी को शब्द भेदी बाण से मार तो देते हैं, लेकिन वो अंत में खुद भी मर जाते हैं। लेकिन वो विजय तो हो जाते हैं, लेकिन खुद भी मतलब बाद में जीवन जी नहीं पाते, या पर उस फल को भोग नहीं पाते, उस विजय को भोग नहीं पाते हैं। तो इसका अंत है जो प्रसादांत है, दोनों के बीच में न तो सुखांत है न दुखांत है, मतलब प्रसादांत कहते हैं इसे हम। तो इसका अंत प्रसादांत है, विजय लेकिन भोगता नहीं। तो ये हो गया। और डॉक्टर बच्चन सिंह हैं जो पृथ्वीराज रासो को कहते हैं महाकाव्य, महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहते हैं। शंभुनाथ सिंह विक्षमशील महाकाव्य कहते हैं। नामवर सिंह कहते हैं कि चंद बरदाई छंदों का राजा है, और इसको पूर्ण जलन ने किया था, और अंतिम 10 में जलन ने लिखे। नगेंद्र से घटनाकोश कहते हैं। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी से विशाल वीर काव्य कहते हैं। और शांत रस का सर्वथा अभाव है, शांत रस का सर्वथा अभाव है। शांत रस तो सर्वाधिक संतों ने इस रस को प्रयोग किया। इसमें तो रासो ग्रंथ में ज़्यादातर वीर है, और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग, और प्रिय छंद सप्पे हैं। छंद पर का प्रिय छंद कौन सा है? सप्पे। और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो पृथ्वीराज रासो की, वो हम देखेंगे। जैसे पृथ्वीराज रासो की पहली पंक्ति है वो है उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस षट भाषा पुराण च पुराण कथित में। ये पृथ्वीराज रासो की पहली पंक्ति है। और इसकी अंतिम पंक्ति है रासौ अशंभु नवरस सरस चंद शंद की अमीशम श्रृंगार वीर करुणा विबस अद्भुत किए संत सम। ये अंतिम पंक्ति है। और छंद की अंतिम पंक्ति कौन सी है? छंद की अंतिम पंक्ति है पुस्तक जल्लन हत्य दे चली गजने नृपकाज। मतलब छंद बरदाइये जो अपने पुत्र जल्लन को पुस्तक देकर गज्जन मतलब गजनी चले जाते हैं राजा के काम से नृपकाज। तो ये चंद बरदाई की अंतिम पंक्ति है। और उसके बाद वो जल्लन है वो इस ग्रंथ को पूरा करते हैं, और अंतिम 10 में जल्लन देखते हैं। और एक और पंक्ति है जो आरपीसी में पूछ गई इस बार, वो है कुटिल केश सुदेश हो परिचितात पिक सद कमल गंध बटा संद हंस गति चलित मंद मंद। तो ये ऐसा लगता है कि ये पद्मावती का जो पद्मावत महाकाव्य है उसकी पंक्ति है, लेकिन ये पृथ्वीराज रासो की है। ऐसे लग रहा है जो रानी पद्मिनी चल रही है, तो लेकिन ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। और एक पंक्ति है रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धारी जिमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उदरी तिमी। तो चंद नंद से यहाँ पर वो जलन है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस ग्रंथ को जलन ने पूरा किया। तो आज ये हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासो के बारे में विस्तार से देखा। इसके बाद हम जैन साहित्य, श्वेत साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य के बारे में एक शॉर्ट में तुलनात्मक वीडियो लाएंगे, और इनकी भाषा है और रसों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।